अस्सलामुअलैकुम बच्चों। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया उसको मैं थोड़ा सा ज़रा रिकैप कर दूं और फिर हम आगे बढ़ जाएं। पिछली क्लास में सबसे पहले हमने स्कोप ऑफ टैक्स को डिस्कस किया। यहाँ से तो मसला नहीं है, हसन वायर का देख लो ज़रा। हाँ अब रुक गया ज़रा, अब रुक गया। हाँ फिर भी तुम ज़रा इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तसल्ली से बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। चलो, हमने ये डिस्कस किया स्कोप ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 4। इनकम टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन for the tax year who has taxable income at the specified या applicable tax rates। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि पर्सन कितनी तरह के होते हैं। वैसे तो पर्सन की डेफिनेशन में काफ़ी सारे आएंगे, 7 किस्म के पर्सन लिखे हुए होंगे। इंडिविजुअल, AOP कंपनी, इंडिविजुअल AOP कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, 6-7 हैं उसके अंदर। लेकिन हमारे काम के अभी भी और CA फाइनल लेवल पर भी ये 3 ही रहेंगे, इंडिविजुअल, AOP कंपनी। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक बच्चे ने मुझसे एंड में इसका फुल फॉर्म पूछा था। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी पार्टनरशिप फर्म। अच्छा भाई, तो हम जब भी पढ़ेंगे पर्सन का नाम लिखा हुआ होगा, इसका मतलब कि वो लॉ या वो प्रोविजन, प्रोविजन में कहूँ तो इसका मतलब प्रोविजन कह रहा हूँ तो इसका मतलब वो सेक्शन या वो लॉ इंडिविजुअल पर भी एप्लीकेबल है, AOP पर भी है और कंपनी पर भी है। लेकिन किधर स्पेसिफिकली लिख दिया इंडिविजुअल, तो इसका मतलब कि अब वो लॉ AOP और कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। इंडिविजुअल और AOP तो फिर अब वो कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, या कंपनी लिखा हुआ है तो अब वो इंडिविजुअल और AOP पर एप्लीकेबल नहीं है। इसको गुडमुड मत कर देना। अच्छा, फिर हमने ये देखा टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट से पहले हमने देखा कितने तरह के मुख्तलिफ तरह के ईयर्स होते हैं। हाँ अभी तो नहीं हो रहा बेटा, ठीक है। कितनी तरह के, जज़ाकल्लाह, कितनी तरह के ईयर्स होते हैं। तो उस पर हमने ये देखा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर तो हमें पता है कैलेंडर के हिसाब से, फिजिकल फाइनेंशियल ईयर इकोनॉमी के हिसाब से, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर हमारी बुक कीपिंग के हिसाब से, और टैक्स ईयर टैक्स के हिसाब किताब के हिसाब से कि जिस पीरियड का हिसाब किताब टैक्स वाला आपसे मांगेगा कि भैया तुम ये बताओ कि तुमने इस पीरियड में कितनी इनकम कमाई, तुम ये बताओ ताकि हम तुम पर क्या लगा सकें, टैक्स लगा सकें। फिर हमने ये देखा कि वो टैक्स ईयर जो फाइनेंशियल फिस्कल ईयर ऑफ द इकोनॉमी से कोइंसाइड कर रहा है, हमने उसे कहा ये है नॉर्मल टैक्स ईयर। और नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट होता 1 जुलाई से और ख़त्म होता 30 जून पर। और इसका नाम कैसे दिया जाएगा? इसका नाम दिया जाएगा इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द नॉर्मल टैक्स ईयर एंड फॉल्स। ठीक है कोई बात? यानी अगर कोई टैक्स ईयर है जो 1 जुलाई 2027 से शुरू होकर 30 जून 2028 पर ख़त्म हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? नॉर्मल टैक्स ईयर 2028 कहेंगे। ठीक होगी बात? और उस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2027 एप्लीकेबल होगा। बजट पहले बनता है, साल आने वाले साल के लिए बजट पहले बन जाता है। ठीक होगी बात? अच्छा, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने ये भी देखा कि सबका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होगा। कुछ पर्सन ऐसे होंगे स्पेसिफाइड बाय FBI स्पेसिफाई करेगा। इसमें लॉ मेकिंग एजेंसी का काम नहीं है। ये प्रोसीजरल मैटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। इसमें कौन बातें करेगा हमसे? FBI। इसमें इख्तियार है FBI को कि सारे पर्सन का टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होगा, कुछ का क्या भी होगा, स्पेशल होगा। वो FBI बताएगा भाई किस क्लास ऑफ पर्सन का ये स्पेशल टैक्स ईयर है। इसके अंदर मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था क्लास ऑफ पर्सन, याद है? क्लास ऑफ पर्सन। FBI क्या करेगा, बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि वो क्लास ऑफ किसी भी क्लास ऑफ पर्सन का स्पेशल टैक्स ईयर स्पेसिफाई कर सकता है। सर पर्सन तो समझ में आया, ये क्लास ऑफ पर्सन क्या है? क्लास ऑफ पर्सन से मुराद ये है कि सिमिलर पर्सन, ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्सन। सिंपल एग्जाम्पल, सर FBI अगर कल को मुझे एक लेटर लिख दे, नोटिस भेज दे
कि मुनीर साहब आपकी फर्म का टैक्स ईयर चेंज हो गया और 30 जून नहीं रहा, अब हमने उसको कर दिया है 30 सितंबर। अब वो पहले अक्टूबर से शुरू होगा और 30 सितंबर पर आपकी फर्म का टैक्स ईयर खत्म होगा। आपकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसका टैक्स ईयर हमने स्पेशल कर दिया है। तो क्या एफबीआर ऐसा कर सकता है? एफबीआर ऐसा कर तो सकता है, लेकिन वो फिर सिर्फ मेरी फर्म के लिए नहीं करेगा, उसको सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के लिए करना पड़ेगा। अगर सिर्फ मुझे नोटिस आया है और किसी और को नहीं आया तो मैं बोलूंगा यार ये किसी ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया है। लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि एफबीआर स्पेसिफाई करेगा स्पेशल टैक्स ईयर फॉर अ क्लास ऑफ पर्सन, नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन। किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं एफबीआर खुद से नोटिस जारी करेगा। बात समझ आती है? यानी अगर केएनएस को नोटिस आ गया और अगर किसी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नहीं आया, इसका मतलब किसी ने केएनएस के साथ क्या कर दिया है? प्रैंक कर दिया। बात समझ आती है? ये था इसका मतलब जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था। अच्छा भाई, और इसकी एग्जांपल हमने देखी थी, शुगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मैन्युफैक्चरिंग शुगर, राइस एक्सपोर्टर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, जिनका टैक्स ईयर 30 जून पे ख़त्म नहीं हो रहा था, 30 जून के अलावा किसी डेट पर ख़त्म हो रहा था। अच्छा, 30 जून के अलावा किसी डेट पर ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये महीने कितने होंगे इसके अंदर भी? 12 ही महीने होंगे। अच्छा भाई, तो इसका नाम कैसे देंगे ये मैंने आपको बताया था। मिसाल के तौर पर अगर एक स्पेशल टैक्स ईयर है जो स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2028 से और ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर 2029 पर, तो मैं इस स्पेशल टैक्स ईयर को क्या नाम दूंगा? आप बता दोगे बेटा, जो सेंटर में बैठा हुआ है बच्चा? जी बिल्कुल, मेरी नज़रों के सामने। स्पेशल टैक्स ईयर 2000, वेरी गुड, 30। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए 2 रीज़न। पहला, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, वो क्या है? ये देखना होगा कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर एंड हुआ है, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। हमने कहा सर ये 1 जुलाई 2029 से 30 जून 2030, ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर 2030 है, ये इसकी टाइमलाइन में कहीं सेंटर में फॉल कर रहा है, ऐसा है? तो हमने कहा कि ये देखा जाएगा कि स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, और उसी नॉर्मल टैक्स ईयर की मुनासिबत से उस स्पेशल टैक्स ईयर का नाम भी रख दिया जाएगा। इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया स्पेशल टैक्स ईयर 2030। इस पर भी फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2029, एक पहले वाला। क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई, तो इधर तक अगर किसी को सवाल हो तो पूछ सकता है, वरना मैं आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, तो सर हमने पढ़ लिया नॉर्मल टैक्स ईयर, हमने पढ़ लिया स्पेशल टैक्स ईयर, और हमने ये भी पढ़ लिया कि एफबीआर के पास पावर है कि वो स्पेशल टैक्स ईयर स्पेसिफाई कर सकता है किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के लिए। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि कोई टैक्स पेयर खुद से अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहे? हाँ हो सकता है सर, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमने कहा हमारी भी ख्वाहिश है कि 30 जून ना हो सर, कोई और हो डेट। मिसाल के तौर पर किसी ने बोला सर मेरी बर्थडे आती है सितंबर के अंदर, तो मेरा टैक्स ईयर एंड होना चाहिए सितंबर में, माजरत के साथ। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, आप एफबीआर को एप्लीकेशन दे दो, देखो वो क्या जवाब देता है। हो सकता है ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो गालियाँ वालियाँ लिख के दे दे, मतलब भाई कैसी उल्टी सीधी आप फरमाइशें कर रहे हो हमारे साथ, ठीक है। इसका कोई रीज़न होना चाहिए। हम देखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की जो भी मर्जी आए वो एफबीआर को कहे मुझे ये टैक्स ईयर चेंज करना है तो एफबीआर उसका कर दे। हम देखेंगे उसकी क्या कंडीशन है, उसका पूरा प्रोसीजर है आने वाला है। लेकिन अभी उस प्रोसीजर को 2 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, वो पढ़ेंगे। लेकिन क्या चेंज हो सकता है? हमने कहा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई एप्लीकेशन दे के अपना नॉर्मल टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्ट करवा सकता है, स्पेशल टैक्स ईयर से वापस से नॉर्मल टैक्स ईयर में आ सकता है। किसी का खुद ही स्पेशल टैक्स ईयर चल रहा है, वो रिक्वेस्ट देकर किसी और स्पेशल टैक्स ईयर में भी अपनी डेट्स चेंज करवा सकता है। तो नॉर्मल से स्पेशल में भी जा सकते हैं, स्पेशल से वापस नॉर्मल में भी आ सकते हैं, स्पेशल से किसी और स्पेशल में भी जा सकते हैं। एफबीआर की अप्रूवल चाहिए, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर अप्रूवल आ जाती है तो आपका ईयर चेंज हो जाएगा। जबरदस्त। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल।
सर एक एंटिटी है और उसका नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है 1 जुलाई 22 से 30 जून 23, इसका नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है। या मैं अगर इसको यहाँ ड्रॉ कर लूँ, थोड़ी सी जगह ज़रा ज़्यादा है। अच्छा भाई ज़रा गौर से तवज्जो रहे बेटा। रमज़ान के अंदर कोशिश मेरी ये होगी, क्योंकि टाइम स्लॉट छोटा है ना, वैसे हमारी क्लास लंबी होती है तो थोड़ी सी ज़रा, हाँ बेटा ये तुमने बड़ा नेक काम किया रमज़ान में। ये वाला भी अगर चला सकते तो चला दे मेरा बच्चा। देखो यार ये गलत बात है ना यार। चलो ठीक है, लेकिन ये सही चल रहा है ना। चलो शुक्रिया बेटा। तो जब क्लास थोड़ी सी हमारी लंबी होती है तो उसमें किस्से कहानियाँ भी चलती हैं, थोड़ी तफरी भी चलती है। 2.5-3 घंटे की क्लास निकालना मुश्किल होता है ना, तो सारे एलिमेंट्स उसमें दरकार होते हैं। लेकिन अभी है ही 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास, ठीक है, तो उसमें मैं क्या आगे पीछे की बात करूं। तो कोशिश हमारी ये होगी कि कंटेंट पर हम ज़रा ज़्यादा फोकस करें, बाकी सारी बातें रमज़ान के बाद के लिए रखते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अटेंटिव रहना है, ठीक है। जिधर नींद आने लगे मुझे बता देना, पानी का गिलास या बराबर वाली की ड्यूटी लगा दो ज़रा, एक जैसी जबकि आने लगे आप ज़रा पानी डाल दें इसमें। अच्छा भाई, तो नॉर्मल टैक्स ईयर एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये हमारे पास आ गया नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। इसको नाम क्या दूं? नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। अब किसी पर्सन की ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश? रात में किसी बुजुर्ग का दीदार हुआ, बोला बच्चा तू अपना टैक्स ईयर चेंज कर ले, अपना टैक्स ईयर चेंज कर ले, पैसों की बारिश हो जाएगी। ये टैक्स ईयर ही है जो तेरे अच्छे कारोबार में बंदिश डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है। बुजुर्ग का दीदार हुआ, अच्छा मूवी देख के सोया था लेकिन दीदार किसका हो रहा है? बुजुर्ग का। तो अभी डाउट है कि वो बुजुर्ग है कि शैतान, उसने समझा बुजुर्ग है, एप्लीकेशन दे दी एफबीआर को। जैसे ही एफबीआर को एप्लीकेशन दी, उसने बोला भाई मेरा टैक्स ईयर खत्म होना चाहिए 30 सितंबर में, यानी कि मेरा टैक्स ईयर मुझे करना है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। तो ये तो टैक्स ईयर खत्म हो गया, उसने फिर प्रोसेस शुरू किया और उसने कहा मेरा अगला टैक्स ईयर शुरू हो जाए प्लीज 1 अक्टूबर से, जो कि खत्म कब होगा? 30 सितंबर को। यानी कि इसका अगला टैक्स ईयर शुरू होगा 1 अक्टूबर 23 से और खत्म कब होगा? 30 सितंबर 24 को। ऐसा ही है। जरा मुझे बताओ इस स्पेशल टैक्स ईयर को मैं क्या नाम दूं? वेरी गुड, स्पेशल टैक्स ईयर 2025। तो हमने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्सन ने अपने पूरे साल का हिसाब किताब, इनकम का हिसाब किताब, एक तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 में बनाया होगा, टैक्स वाले को दिया होगा, टैक्स वाले ने उस पर टैक्स भी लगाया होगा। फिर उसने अगले पूरे साल का हिसाब किताब किस साल का बनाया? स्पेशल टैक्स, उसने चेंज करवा लिया ना। अब वो अपना हिसाब किताब सारा किस हिसाब से बनाएगा? स्पेशल टैक्स के हिसाब से बनाएगा। अब वो ये हिसाब किताब बनाएगा कि मेरी इनकम 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक कितनी हुई, इस साल में कितनी हुई, मैं डॉक्यूमेंट फाइल करूंगा और टैक्स वाले को सबमिट कर दूंगा। तो सर इस वाले साल का पूरा हिसाब किताब बना, इस वाले साल का पूरा हिसाब किताब बना, उस पर टैक्स हुआ, लेकिन क्या कुछ मसला नजर आ रहा है? क्या सर? ये वाला पीरियड, सर ये बीच का पीरियड तो यतीम रह गया, ना इधर आ सका ना इधर आ सका। सर ये वाला जो पीरियड है, जो डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये तो ना पिछले हिसाब किताब में आ सका, ना नए हिसाब किताब में आ सका। लेकिन सर ये वाले पीरियड में भी उसने इनकम कमाई होगी, पैसा बनाया होगा। तो टैक्स वाला बोल रहा है तूने पैसा बनाया, मेरा टैक्स किधर है? तो क्या सर टैक्स वाला ये वाला पीरियड छोड़ देगा, माफ कर देगा? इस पीरियड में जो भी पर्सन ने अर्निंग करी वो उसकी माफ हो जाएगी? नहीं सर, इसका पूरा हिसाब किताब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होगा। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमें रिटर्न का मतलब नहीं पता? रिटर्न ऑफ इनकम का कितने बच्चे ऐसे हैं? हाथ रेस करें। रिटर्न का मतलब नहीं पता। तुम लोगों ने वीडियोस नहीं देखी ना अभी तक?
देखिए वीडियोस में मैंने जिक्र किया है, रिटर्न का जिक्र किया है ना। उन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी बेटा, मैं वक्तन फवक्तन ये पूछता रहूँगा और मुझे पता लगता रहेगा कि कौन है डिफॉल्टर बच्चे जो अभी तक पीछे हैं। देख लो, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम। जब भी मैं कहूँ रिटर्न ऑफ इनकम, तो टैक्स की दुनिया में रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं टैक्स के हिसाब किताब को। अकाउंटिंग की दुनिया में कहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम कहते हैं कंपनी का हिसाब किताब। सर किसको कहते हैं, कैसे कंपनी का हिसाब किताब को क्या कहते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी का P&L, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के नोट्स, इसको कहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर टैक्स की दुनिया में क्या होगा? टैक्स की दुनिया में भी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी? हमने कहा जी बनेगी, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगी। वो किसके हिसाब से होगी? वो टैक्स लॉज के हिसाब से होगी। सर क्या उसमें भी हम इनकम स्टेटमेंट, P&L वगैरह टाइप चीज़ बनाएंगे? जी बनाएंगे। सर क्या उसमें भी एसेट लायबिलिटीज वगैरह हम दिखाएंगे? जी हम दिखाएंगे। सर उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं टैक्स की दुनिया में? मैंने कहा उस डॉक्यूमेंट को टैक्स की दुनिया में कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। याद रहेगी ये बात। तो जो टैक्स वाले को हम हिसाब किताब सबमिट कर रहे हैं और टैक्स वाला हमसे जो हिसाब किताब मांग रहा है, अब जाहिर सी बात है जिस तरह आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं अकाउंटेंट, उसके बाद फिर ऑडिटर उसको ऑडिट भी तो करता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसके बाद कोई ऐसा, अब ऑडिट के टर्मिनोलॉजी में मैं नहीं घुस रहा था, लेकिन इतना बता दूं कि जैसे ही कोई अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, कोई ऐसा भी है जो उसको चेक करता है, उसको रिव्यू करता है कि उसने ठीक बनाई कि नहीं बनाई। तो आप भी जब रिटर्न ऑफ इनकम बनाएंगे तो रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करेंगे किसको? टैक्स अथॉरिटी को, FBR को। तो वो FBR भी, उसके पास पावर है कि वो उसको रिव्यू करे, उसको चेक करे आपने ठीक तरीके से रिटर्न बनाया है या नहीं बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इनकम 2 करोड़ है लेकिन आपने लिखी 20 लाख है। टैक्स बनता तो 5 लाख है, आपने दिया 5,000 है। और क्या ख्याल है, लोग ऐसा करते होंगे नहीं करते होंगे? मैंने कहा लोग ऐसा ही तो करते हैं सर, यही तो करते हैं लोग। आटे में नमक के बराबर इक्का दुक्का आपको कोई बंदा मिल जाएगा जो अपनी सही इनकम डिक्लेयर करके सही टैक्स देता होगा। बहुत कम लोग, बड़ी कंपनीज होती हैं या ऐसे लोग जिनको हुकूमत से मोहब्बत होती है तो वो देते हैं पूरा टैक्स। अदरवाइज टैक्स चोरी का रुझान आम है हमारे माशरे में। ठीक हो गई बात। तो खैर, हमने कहा रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट NTY 2023 के लिए उसने पूरा कर दिया। फिर इसने रिटर्न ऑफ इनकम स्पेशल टैक्स ईयर 2025 के लिए पूरा कर दिया। लेकिन बीच का पीरियड एक ऐसा रह गया जो यतीम रह गया। सर ना वो पुराने साल में फॉल किया ना वो नए साल में फॉल किया, तो क्या उसका डेटा भी टैक्स वाले को जाएगा? हमने कहा जी बिल्कुल जाएगा। तो टैक्स वाला कहेगा कि ये जो पीरियड है जो स्टार्ट हुआ है, सुनना बहुत गौर से, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, फिर यही चीज़ अंग्रेजी में लिखी हुई होगी। तो जिसने उर्दू में समझ लिया उसको फिर इंग्लिश में याद करने की ज़रूरत वैसे तो पड़ेगी नहीं, और अगर एक दफ़ा रीड कर लिया तो याद हो जाएगा। टैक्स के अंदर 80-90% चीज़ें ऐसी होंगी, मेरे बच्चों सुन लो मेरी बात गौर से, अगर तुमने ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट को बोर्ड पे समझ लिया तुम्हें उसे याद नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तुम जब उसको रीड करोगे, 2 दफ़ा रीड करोगे ना, आई गारंटी इंशाल्लाह तुम्हें वो याद हो जाएगा, क्योंकि तुमने समझा होगा। अब ये सारी कहानी समझने के बाद तुम मुझे बताओ कि क्या अंग्रेजी लफ्ज़ के अंग्रेजी में इसको एक्सप्लेन किया हुआ होगा, तो क्या वो तुम्हें रटना पड़ेगा? तुम्हें नहीं रटना पड़ेगा। अभी मैं बताने लगा हूँ, जो उर्दू के अल्फाज होंगे वही अंग्रेजी में लिखे होंगे नोट्स के अंदर, तो जरा सुनना। वो पीरियड जो स्टार्ट हुआ कंप्लीट नॉर्मल टैक्स ईयर के एंड से, जो ट्रांजिशनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल से स्पेशल में जो ट्रांजिशन हुआ है, जो बदलाव आया है, उसके बीच का ये पीरियड है। सर ये वो पीरियड है जो पुराने फुल नॉर्मल टैक्स ईयर के एंड से शुरू हुआ और नए स्पेशल टैक्स ईयर के स्टार्ट पे खत्म हुआ। पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ लास्ट फुल टैक्स ईयर टिल द स्टार्ट ऑफ न्यू स्पेशल टैक्स ईयर इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बात याद रहेगी? यही तो इसकी डेफिनेशन थी, ये तो याद हो गई आपको। ठीक हो गई बात। हमने कहा सर यही तो पीरियड है क्या? ट्रांजिशनल टैक्स
ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कहने को तो ये ईयर है, लेकिन ये 12 महीने का नहीं होता, ये पीरियड 12 महीने का नहीं होगा, ये 12 महीने से छोटा ही पीरियड होगा। क्या ये बात समझ आती है? सर इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को हम क्या नाम दें, हम क्या नाम दें? अच्छा ये तरह ये बता दो कि ये स्टार्ट कब से हुआ। सर ये स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 23 से। अच्छा ये तो खत्म कब हुआ? 30 सितंबर 23 को खत्म हुआ। 1 जुलाई 23 से शुरू हुआ, 30 सितंबर 23 को खत्म हुआ। ये ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड हुआ, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का अलग से ऑप्शन मौजूद है, उसको क्लिक करो तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का फॉर्म खुलता है। इसका मतलब कि सर ये इंफॉर्मेशन भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जमा करानी पड़ेगी, पोर्टल पर सबमिट करना पड़ेगी। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का ऑप्शन पोर्टल पर दिया हुआ होता है, एक अलग फॉर्म खुलता है। ये तो अलग हिसाब किताब हो गया नॉर्मल टैक्स ईयर, ये अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, डिटेल आपने, ये अलग हो गया। पोर्टल पर एक और फॉर्म खुलेगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का, जिसमें आप इस पीरियड से रिलेटेड सारी डिटेल्स डालोगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों की सारी जो भी आपके इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, वो सारा आपको बताने पड़ेंगे। सारी बातें हो गई। सर इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम क्या दें, नाम क्या रखें? बताता हूं क्या दें क्या रखें, लेकिन अगर मैं सिंपल ये कह दूं कि इसके ऊपर बिल्कुल वही उसूल लागू होंगे, बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स लागू होंगे जो स्पेशल टैक्स ईयर पर हुए थे, जो स्पेशल टैक्स ईयर पर हुए थे, तो क्या तुम मुझे इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम बता सकते हो? फिर से सोच लो। वेरी गुड सर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2024 कैसे? सर हम ये देखेंगे कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का जो एंड है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। तो हमने कहा वो 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 वाले नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 के बैंड में फॉल कर रहा है, पहला तरीका। और दूसरा तरीका, दूसरा जो जुगाड़ू तरीका था वो क्या था? हाँ हमने कहा सर ये देख लो कि टैक्स ईयर का जो एंड का जो मंथ है वो जैन से जून में फॉल कर रहा है या जुलाई से दिसंबर में कर रहा है। तो ये किस में कर रहा है? जुलाई से दिसंबर वाले ब्रैकेट में कर रहा है। उस केस में हमने करना कि सिर्फ क्या था, हमने उसमें करना सिर्फ ये था कि जो स्पेशल टैक्स ईयर, जो भी कैलेंडर ईयर था उसमें +1 कर दो। तो कैलेंडर ईयर क्या चल रहा था? 23, उसमें +1 कर दो तो बन गया क्या? 24। अच्छा अब आखिरी सवाल, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? आप बता दो बेटा। इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पर कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा? गुड सर, इस पर ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर पर 2023 का फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक हो गई बात? सबको बातें समझ आ रही? अच्छा जरा ये भी बता दो कि हम जो पेपर देंगे, हमारा जो टैक्स ईयर है, आपका जो टैक्स ईयर है जिसमें आप पढ़ रहे हो, जिसमें आप पेपर दे रहे हो, वो कौन सा है? 2024। आप जब पेपर दोगे तो कौन सा टैक्स ईयर चल रहा होगा? 2020। क्या सबको ये बात क्लियर हो रही है? आप लोग पेपर दोगे सितंबर 23 में, उस वक्त कैलेंडर के हिसाब से और टैक्स की रूह से टैक्स ईयर 2024 शुरू हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए एप्लीकेबल कौन सा टैक्स ईयर है? वो तो बिल्कुल शुरू हुए हुए 2 महीने हुए होंगे ना उसको। टैक्स ईयर 24 को शुरू हुए हुए तो 2 महीने हुए होंगे ना। ICAP की पॉलिसी ये होती है कि लॉ 4 महीने पहले तक जो लॉ आ गया वो एग्जामिन होता है। तो इसका मतलब कि टैक्स ईयर 2024 के उसूल आपके कोर्स में तो एग्जामिन नहीं होंगे। इसका मतलब सर टैक्स ईयर 2024 के उसूल एग्जामिन नहीं होंगे, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट 2023 एग्जामिन नहीं होगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि टैक्स ईयर 2023 के उसूल एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट 2022 के उसूल एप्लीकेबल होंगे। क्या बातें समझ आती हैं? इसका मतलब कि अब अगर जो नया बजट आएगा उससे आपका कोई लेना देना नहीं है।
आ चुका होगा आपके पेपर से पहले पहले, लेकिन आपकी तालीम पर, आपकी स्टडीज़ पर वो बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करेगा। क्या बातें समझ आती हैं? स्पेशल टैक्स ईयर की अगर बातें हमें सारी समझ आ गई हैं, सो लेट्स रीड इट फ्रॉम दी बुक। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, चेंज इन टैक्स ईयर को छोड़ो, चेंज इन टैक्स ईयर के बाद लिखा हुआ आ रहा है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, लिखा हुआ आ रहा है पेज नंबर 3 पर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर लिखा हुआ आ रहा है। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, नजर आया सबको? सबको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है? पेज नंबर 3 पर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर बाय द कमिश्नर। कमिश्नर का ऑर्डर आ गया, हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने अप्लाई किया था और कमिश्नर का ऑर्डर भी आ गया सर, और ऑर्डर आ गया और उसने हमें अलाउ कर दिया कि ठीक है भैया तुम नॉर्मल से स्पेशल में जंप मार जाओ। आइदर फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर और वाइस वर्सा। तो नॉर्मल से स्पेशल में भी जा सकते हैं, स्पेशल से नॉर्मल जा सकते हैं, और एक और कंडीशन है जो लिखी हुई नहीं है लॉ में, स्पेशल से स्पेशल में भी जा सकते हैं। सही, लॉ में नहीं लिखा हुआ लेकिन हमें पता लग गया। द पीरियड, अब ये जो अंडरलाइन मैंने किया है वो मैं आपको पूरा समझा चुका हूं, मैं सिर्फ रीड करूंगा और आप मुझे बताएंगे क्या है समझ आती बात। The period between the end of last tax year prior to change and the date on which the changed tax year commences. Period between, देखिएगा इधर भी देखिएगा, period between the end of last tax year prior to change वाला कौन सा था? नॉर्मल टैक्स ईयर 2023, and the date on which changed tax year commences, और जब ये changed tax year क्या हुआ? शुरू हुआ, तो वो पीरियड shall be treated as transitional tax year। तो क्या ये बात सबको समझ आती है? किसी को ये क्लियर ना हो? जी मेरा बच्चा, कोशिश तो करनी होगी, आगे पीछे थोड़ी बहुत हो जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह भी माफ़ करेगा, एग्जामिनर भी, लेकिन अगर ज़्यादा आगे पीछे जाए तो मसला हो जाएगा। देखो जैसे कि अब हम जब पढ़ रहे थे, हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से मैं तुम्हें समझा रहा था, तो मैंने कहा था द पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट फुल नॉर्मल टैक्स ईयर। तो अब ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल से ही स्पेशल में जा रहे हो, स्पेशल से भी नॉर्मल जा सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज एंड द डेट ऑन विच द चेंज्ड टैक्स ईयर बिगिंस। तो बस आपके जहन में आ गया। अब उम्मीद यही है कि आप जो लिखोगे वो सही ही लिखोगे, ठीक है? अंग्रेजी थोड़े बहुत अल्फाज आगे पीछे हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन सेंस डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए आपकी अंग्रेजी की वजह से। और मैं यकीन जानो, जब मैं ये करवाता हूँ एक्सरसाइज अपने स्टूडेंट से, लास्ट बैच में भी करवाई थी, उससे लास्ट बैच में भी, इस बैच में भी करवाऊंगा। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपको ड्राफ्ट करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? ड्राफ्ट करना पड़ेंगे। तो मैंने बच्चों को होमवर्क दिया कि ज़रा लेके आ जाओ ड्राफ्ट करके, और मैंने क्लास में सारे बच्चों के सवालात पढ़ना शुरू किए। सो टू माई सरप्राइज आई वॉज अमेज्ड कि आप लोग सही समझ रहे हो, दिमाग में कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन जब पेपर पे लिख रहे हो तो वो कुछ अजीब ही बात लिख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठीक लिख रहे हो, जबकि उसमें इतने टेक्निकल ब्लंडर्स और इतनी टेक्निकल मिस्टेक्स कि मैं हैरान रह गया कि इस पर आप पास कैसे हो गए। और ये 1-2 बच्चों का केस नहीं था। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 10 पढ़े तो 10 में से 8 बच्चे ऐसे थे कि जिनका ये मसला था, और 10 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ठीक लिखा था। फिर आप लोग कहते हैं हम फेल कैसे हो गए सर? हमें तो पता नहीं चलेगा, सब कुछ आता था, A1 तैयारी थी, कॉन्सेप्ट भी पूरे थे, याद भी सब कुछ था, पता नहीं फेल कैसे हो गए। तो बात ये है कि उसका आंसर ये है कि पता नहीं आपने लिखा क्या था। एग्जामिनर भी यही कहता रहा आखिर तक, पता नहीं लिखा क्या इसने, ठीक है? तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर, अब ये देखो कितनी मामूली सी बात है ना, हैंड राइटिंग ऐसी हो कि एग्जामिनर को समझ आ जाए। मतलब कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि एक होता है ना कि अब आखिरी के 5 मिनट रह गए, और अब पूरे 2 सवाल रह गए। अब वो आखिरी के 5 मिनट में कैसी स्पीड होगी आपकी फिर?
कैसी होगी? मैंने कहा सर ट्रेंट बोल्ट से ज़्यादा। हाँ, तो मैंने कहा स्पीड तो सर बहुत ज़्यादा होगी। उस स्पीड में राइटिंग कैसी होगी? सर वो राइटिंग सिर्फ हम समझ सकते हैं और अल्लाह। तो हमने कहा आपके और अल्लाह के बीच का जो मामला है वो चेक तो एग्जामिनर कर रहा है, तो समझ कैसे आएगी? तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि वो जो आखिरी के 5 मिनट की राइटिंग है वो भी ऐसी हो कि जो कम से कम किसी इंसान को समझ आ सके। नॉर्मल वाली तो आ ही सके, वो आखिरी के 5 मिनट वाली भी आ सके। अच्छा, राइटिंग का शिकवा मर्द हजरात से ही है मुझे 90%, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत बेहतर रही, बहुत बेहतर होती है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को जल्दी किस चीज़ की होती है, नो आइडिया। देखो, सफाई नीटनेस का भी एक इम्प्रेशन जाता है ट्यूटर पे, चेकर पे, कि यार इसने कितना प्रोफेशनल तरीके से अपने सवाल को किया है, कितना नीट एंड क्लीन किया है अपने सवाल को इसने। अब तुम एक सवाल कर रहे हो और उसमें काटम पीटी मचाई हुई है तुमने। अब एक एग्जामिनर को क्या इंप्रेशन जाएगा? इसको तो यही नहीं पता कि लिखना क्या है, लिख के काट रहा है, फिर लिख रहा है, फिर काट रहा है, फिर लिख रहा है, फिर काट रहा है। सवाल कर रहे हो एग्जाम की शीट के ऊपर, अब सवाल के कॉलम्स हैं, दो मिसाल के तौर पर 3 कॉलम हैं, अब वो तुमसे कॉलम ही नहीं समझ रहे, आड़े टेढ़े हो रहे हैं, या पहले 2 कॉलम तुमने इतनी जगह ले ली, अब आखिरी के कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं वो तुम चुन्नी चुन्नी लिख रहे होगे, वो तुम ही देख सकते हो माइक्रोस्कोप से। इसका मतलब एग्जामिनर को क्या इंप्रेशन जा रहा है? दैट यू हैवंट प्रैक्टिस्ड इट। Had you practiced it, you should have known the length of the copy. You should have managed your answer in the given length and breadth. बात समझ आती? तो मैं ये नहीं कह रहा इसके मार्क्स कट रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक इंप्रेशन क्या जा रहा है एग्जामिनर के पास, कुछ अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है? बुरा जा रहा है। सही है? सो दिस इज द राइट टाइम। हर टॉपिक के जो पास पेपर्स हों अपने हाथों से करो। हैंड राइटिंग किसकी अच्छी होगी? जो अपने हैंड को इस्तेमाल करके बेहतर करने की कोशिश करेगा, लिखेगा। जो नहीं लिखेगा, जो लिखने से कतराएगा। देखो, सीए की स्टडीज़ के अंदर मसला यही होता है, हम स्कूलिंग सिस्टम से बाहर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा? मैं आपके कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँगा, मैं आपकी टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करूँगा, और मैं बहुत हद तक कोशिश करता हूँ कि आपसे लिखवाऊँ, लेकिन मैं इस स्टेज के ऊपर आपको चपत नहीं लगा सकता, पिटाई नहीं लगा सकता। अब आप उस स्टेज से निकल गए हो, अम्मा अब्बा पे आपकी पिटाई लगाने से गुरेज ही करते होंगे, सही है? तो इसका मतलब कि थोड़े से बड़े हो गए ना, थोड़े से बड़े हो गए मतलब थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। जो आप लोग बोलते हो ना सर हम देख लेंगे ऑनलाइन क्लासेस घर बैठ के, हम बहुत मैच्योर हो गए, तो वो मैच्योरिटी कहीं से नजर नहीं आती आप लोगों की लिखाई में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखो अंग्रेजी अगर किसी की लैकिंग है, आप यकीन करो पिछले से पिछले बैच में नहीं, पिछले से पिछले बैच में, आप में से शायद कोई जानता भी हो, एक स्टूडेंट था मेरे पास, बिल्कुल फर्स्ट सीट पे बैठता था इधर, उसकी इंग्लिश थी इंतहाई वीक इंग्लिश थी उसकी। मतलब मैंने अगर बातों बातों में भी कोई अंग्रेजी का वर्ड अगर यूज़ कर लिया ना मोटा वाला, तो सर इसका मतलब बता दें, ये आपने जो बोला है ना इसका मतलब बता दें। और मुझे फिक्र होती थी क्योंकि बच्चा बड़ा हार्ड वर्किंग था, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा था यार। मतलब ऐसे हार्ड वर्किंग बच्चे बहुत कम देखे मैंने। मतलब मैंने अगर ये कह दिया ना कि यार ये वाली लाइन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये ज़रा मार्क कर लो लाइन, ये मुझसे पूछ लेना, बताऊंगा बाद में। अच्छा, पूरी क्लास में किसी को याद नहीं होगा सर ये लाइन आपने नहीं बताई थी, ये बतानी है आपने, आप भूल गए। हाँ अच्छा बेटा, सही बोला आपने। एक एक चीज़ बड़ा हार्ड वर्किंग बच्चा, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी वीक, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत वीक। जाहिर सी बात है कुछ स्कूलिंग का भी इम्पैक्ट होता है। अगर किसी की स्कूलिंग स्ट्रांग है तो उसकी इंग्लिश के अंदर उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, किसी की स्कूलिंग वीक है तो उसकी इंग्लिश वीक होगी। उस बच्चे ने अपने हार्ड वर्क से अपनी इस स्किल को ओवरकम किया, और ऐसा ओवरकम किया कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, सारे सवालों की लिख के उसने प्रैक्टिस करी, और एक बार नहीं कई बार।
मुझे आंसर ला के दिखाया, मैंने बोला नहीं यार ये तुमने गलत लिखा है, ये तुमने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही तुमने चेंज कर दिया। और मैंने उसकी तबीयत से दरा क्लास ले ली, चुपचाप सुन के चला तो गया। उसके बाद उसने मुझे बाद में लाके एक और आंसर दिखाया, बोला सर ये वाला आंसर चेक करें, ये मैंने लिखा है। मैंने बोला वाह यार ज़बरदस्त, A1 लिखा है तूने तो आंसर। इसका मतलब कि उसने कितनी वर्किंग की होगी, कितनी प्रैक्टिस की होगी। मैंने कहा भाई तुझे ये देखना है कि मैंने तुझे बोर्ड पे आंसर लिखवाए हैं कितने सारे सॉल्यूशंस मैंने तुम्हें दिए हैं, तुम ये देखो ना वो कैसे ड्राफ्ट हुए हैं, उनमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, तुमने मिस कर दी हैं सारी बातें। एंड ही क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। 3 दे रहा था, मैंने बोला देखो 3 तो तुझसे मैनेज नहीं होंगे भाई, 3 तुझसे बिल्कुल मैनेज नहीं होंगे, 1 ड्रॉप कर दे, 2 दे दे। ही ड्रॉप दैट पेपर, 1 पेपर उसने ड्रॉप किया और 2 पेपर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पास किए उसने। वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। बहुत वीक इंग्लिश थी लेकिन उसने बेहतरीन तरीके से ओवरकम किया। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप कर ना सको। मेहनत, अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसी क्वालिटीज़ दी हैं इंसान को अल्लाह पाक ने कि अगर वो किसी चीज़ की ठान ले, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए, अल्लाह का नाम लेकर मेहनत शुरू कर दे, अल्लाह पाक उसकी ज़रूर मदद करेंगे, ज़रूर मदद करेंगे उसकी। लेकिन शर्त है मेहनत। मुझे उस मेहनत का बहुत फुकदान नज़र आता है बच्चों में, बहुत ज़्यादा। हर कोशिश ये होती है सर आप बोर्ड पे सवाल कर रहे हैं ना, बस सही है ना, बहुत है ना, हम तस्वीर ले लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है करने की, हम स्नैपशॉट ले लेंगे ना। अरे भाई मुझे ज़रूरत है इस प्रैक्टिस की, पेपर मैंने देना है, मुझे तो हर सवाल याद है क्या होगा कैसे होगा, हिफ्ज़ हो गया इतने अटेम्प्ट से करा के, मैंने देना है पेपर तो तुमने देना है। नहीं लेकिन सर हम तस्वीर खींच लेंगे ना। अरे भाई तू तस्वीर तो खींच लेगा लेकिन जो तेरा हाथ चलना था वो ना चला, जो स्पीड बननी थी वो ना बनी, जो पेपर पर लेआउट को बनाने की जजमेंट बननी थी वो भी ना बनी। अब जो बच्चा क्लास में टीचर के सामने तस्वीर खींच के घर चले जाएगा, वो घर पे जाके सवाल सॉल्व करेगा? चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है, जिसकी वजह से सारे मसाइल क्रिएट होते हैं। आप यकीन करो टैक्स का पेपर ऐसा पेपर है, आप ये कहेंगे कि सर आप टीचर हैं तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। टैक्स का पेपर ऐसा पेपर है कि आप यकीन करो आप में से किसी का नहीं रुकना चाहिए, किसी का नहीं रुकना चाहिए। ऐसा पेपर है टैक्स का। और ये मैं इससे नहीं कह रहा मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ, वाकई में ऐसा पेपर है। और कम से कम मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की कोई क्यूरी अनएड्रेस्ड ना रहे। जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कोई सब चीज़ें समझ आ गई हैं, सब क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है, 10 दफ़ा पूछता हूँ। अब अगर कोई सवाल नहीं है इसका मतलब कुछ समझ में तो आना बाकी नहीं रह गया ना। उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे का पेपर रुक जाता है, फेल हो जाता है, कैसे फेल हो जाता है, कैसे रुक जाता है? जब उसको कॉन्सेप्ट सारे आते थे, उसने प्रैक्टिस पूरी की, तो पेपर कैसे रुक गया? नहीं, इसका मतलब सर उसको कॉन्सेप्ट सारे नहीं आते थे, उसने पूछा ही नहीं, वो तो टुल्ले मार रहा था। ये आधे घंटे बाद आ रहा है, कभी 1 घंटे बाद आ रहा है क्लास में, किसी दिन आ रहा है किसी दिन नहीं आ रहा, कोई लेक्चर देख रहा है कोई लेक्चर नहीं देख रहा, सवाल नहीं पूछ रहा। उसको पता है मैं सवाल पूछूंगा जलील लूँगा, क्योंकि जो बच्चा सवाल पूछता है मैं उससे पूछता हूँ बेटा अगली क्लास में ये चीज़ मैंने बताई थी, ये आपको समझ आई थी? सर अगली क्लास में तो मैं आया ही नहीं था। या घर पर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो क्या होगा? पेपर रुकेगा। क्योंकि देखो टैक्स में टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन टेक्निकल चीज़ें मैं आपको इतनी आराम से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कि ना चाहते हुए भी आपको समझ आ जाएंगी। इतनी स्लो और इतनी आराम से पढ़ाऊंगा। बाकी चीज़ें प्रोसीजरल हैं, उसमें इतनी कोई टेक्निकल चीज़ें हैं ही नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, स्टार्ट से हैंड आउट नंबर 1 से जो होमवर्क मैं देता जाऊँ उसको सीरियसली लेकर करते चले जाओ। जिसने मेरे दिए हुए सारे होमवर्क कर लिए हैं, जिसने मेरे क्लास में दिए हुए सारे सवाल कर लिए, 99.99% चांसेस हैं कि वो पास हो ही जाएगा। अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है 99.99% चांसेस हैं कि उसका टैक्स का पेपर तो पास हो ही गया। इल्ला माशाअल्लाह कि वो कोई ब्लंडर कर दे, या अल्लाह पाक के हाथ में सब कुछ है, लेकिन अल्लाह पाक उसके दिमाग से वो चीज़ निकाल दें पेपर के अंदर, ये अल्लाह के हाथ में, अल्लाह पाक सब कुछ करने पर कादिर है। लेकिन
हाईली अनलाइकली कि उसका पेपर रुक जाए। सारी क्लासेस लेने के बाद और पास पेपर की सारी प्रैक्टिस जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ और होमवर्क में दे रहा हूँ वो करने के बाद टैक्स का पेपर रुक जाए, सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट से जो मैं होमवर्क दूंगा सबने करना है घर पर और टाइम पे करना है। सब लोग हाथ रेस करके वादा करें ताकि अगर कोई ना करे तो उसको गुनाह मिले और डबल गुनाह मिले। रमज़ान में वादा करने का हाथ रेस करें सारे के सारे। सर हम करो, जो हाथ रेस नहीं कर रहा इसका मतलब वो पास होना ही नहीं चाहता। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह पाक देख ले। जो हाथ रेस नहीं कर रहा वो पास ही नहीं होना चाह रहा, आप देख लें अल्लाह पाक। हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम सर सारा होमवर्क करेंगे और जो क्लास में भी आप सवाल देंगे पूरी दियानतदारी के साथ हम उसको अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। गुड। इमोशनल ब्लैकमेल भाई हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा भाई, तो ये हो गया। अच्छा अब सर ये जरा बताएं कि ये जो नॉर्मल से स्पेशल में, स्पेशल से नॉर्मल में, स्पेशल से स्पेशल में ये जो टैक्स ईयर चेंज हो रहा, क्या ये इतना आसान है चेंज करना जितना आपने कहा कि सर किसी का दिल चाह जाए या ख्वाब में कोई बुजुर्ग आ जाए, ऐसा कुछ? हमने कहा नहीं, इतना आसान नहीं है। अच्छा अब मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रोसेस पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये प्रोसेस एग्जामिनर को इतना पसंद है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये एग्जामिनर को इतना पसंद है कि हर एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के बाद ये पूछता है कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो क्या हुए, ये मुफ्ते के नंबर हुए नहीं हुए? एक प्रोसीजर है और मुझे पता है कि हर 2 अटेम्प्ट के बाद एग्जामिनर ये पूछता है 4 मार्क्स का। तो इससे ज़्यादा आसान चीज़ होगी कोई नहीं, इसको याद करना भी आसान होना चाहिए। तो खैर पहले मैं आपको समझा दूंगा और उसके बाद मैं इसको रीड करूंगा। तो अगर आपने समझ लिया होगा तो जो मैं रीड करूंगा इट विल सिंपली बी अ फॉर्मेलिटी। अच्छा भाई, तो हमने कहा सर क्या ये टैक्स ईयर चेंज हो सकता है? जी बिल्कुल चेंज हो सकता है। चेंज इन टैक्स ईयर, तो सर टैक्स ईयर चेंज करने के लिए पर्सन को क्या करना चाहिए? पर्सन से मुराद इंडिविजुअल भी, एओपी भी, कंपनी भी। सर पर्सन को क्या करना चाहिए? हमने कहा पर्सन को चाहिए कि वो अप्लाई टू कमिश्नर। सर ये कमिश्नर कौन है? अच्छा एफबीआर, जाहिर सी बात है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। एफबीआर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और एफबीआर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस हैं। जिस तरह से किसी कंपनी में लोग काम करते हैं तो सीईओ होता है, डायरेक्टर फाइनेंस होता है, डायरेक्टर सप्लाई चेन होता है, फिर उसके नीचे सीनियर मैनेजर, फिर उसके नीचे मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर पूरी चेन चलती है ना, नीचे हियरार्की होती है ना। इसी तरह टैक्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते होते हैं उनकी भी नाम है, उनकी डेजिग्नेशंस हैं, उनकी हियरार्कीज़ हैं। किसी को कमिश्नर बोलो, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, अला बला फला उनकी पोस्टें हैं। ठीक है, तो कमिश्नर की जब मैं बात करूं सर, कमिश्नर इसका मतलब टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो कमिश्नर लेवल की पोस्ट है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। वो एक ज़रा रिस्पेक्टेबल सीनियर पोस्ट है कमिश्नर। ठीक हो गई बात? एफबीआर का एम्प्लॉय हो गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गई है। ठीक हो गई बात? तो हमने कहा कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई टू कमिश्नर। अच्छा भाई, साथ में क्या भी शो करनी पड़ेगी? हमने कहा सर साथ में कंपेलिंग नीड शो करनी पड़ेगी। क्या शो करनी पड़ेगी? कंपेलिंग नीड। इसका मतलब कि सर कोई लॉजिकल रीजन देना पड़ेगा, कोई जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा। ऐसी कोई बोंगी नहीं मारनी होगी कि मेरा दिल चाह रहा है आप ईयर चेंज कर दो तो ईयर चेंज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। अच्छा कंपेलिंग नीड क्या होती है? 99.99% केसेस में वो कंपेलिंग नीड एक ही होती है, वो मैं बता दूंगा क्या होती है। लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान में रख लो कि कंपेलिंग नीड होनी चाहिए, अशद ज़रूरत होनी चाहिए। अच्छा अब एग्जामिनर क्या कहता है? बच्चे ने आंसर लिखा और उसने ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिस कर दिए। क्या मिस कर दिए? उसने ये बात ही नहीं करी कंपेलिंग नीड होनी चाहिए। अब जज्बात में आके कि सर इतना आसान सवाल, 4 मार्क्स, और हम जल्दी जल्दी में लिख दिया और उसने चीज़ें मिस कर दी। सो डोंट स्किप दीज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है वही बात। कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, कमिश्नर में अप्रूव भी कर सकता है और क्या भी कर सकता है?
रिजेक्ट भी कर सकता है, कमिश्नर के पास पावर है सर, लॉजिकल सी बात है। अच्छा, और कमिश्नर के पास ये भी पावर है कि अगर उसने पहले कोई टैक्स ईयर चेंज करने की परमिशन दी है तो उसको वो विड्रॉ भी कर सकता है। जाहिर सी बात है सर, होनी भी चाहिए पावर उसके पास। एंड कमिश्नर कैन विड्रॉ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ चेंज ऑफ टैक्स ईयर। मिसाल के तौर पर किसी ने कमिश्नर को कहा कि भैया ये मेरा टैक्स ईयर प्लीज आप चेंज कर दो, ये बड़ी कंपेलिंग नीड है। कमिश्नर ने कहा ठीक है कर लो, लेकिन फिर कमिश्नर को पता लग गया कि वो कंपेलिंग नीड अब खत्म हो गई है, तो क्या कमिश्नर अपनी पुरानी वाली परमिशन को विड्रॉ कर सकता है? कर सकता है सर। चाहे कमिश्नर रिजेक्ट करे, चाहे वो पुरानी वाली परमिशन को विड्रॉ करे, टैक्स पेयर को लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रही है, ज्यादती हो रही, ना इंसाफी हो रही है ना। अगर टैक्स पेयर की एप्लीकेशन को या तो वो रिजेक्ट कर दे या पुरानी परमिशन को कमिश्नर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो ये टैक्स पेयर के अगेंस्ट एक चीज हो गई ना। तो आप टैक्स लॉ का एक मिजाज देखेंगे, आम मिजाज देखेंगे हर जगह पर, जहां पर भी ऐसी कोई चीज हो रही होगी ना जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट हो रही है, या ऐसा कोई डिसीजन होगा जो कमिश्नर टैक्स पेयर के अगेंस्ट ले रहा है, तो लॉ कहेगा, वहां पर लॉ कहेगा कि ये डिसीजन ऐसे यूनानिमसली नहीं लिया जाएगा, इसमें टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। क्या मतलब होता है इसका? टैक्स पेयर को उसकी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। हम टैक्स पेयर को ये मौका देंगे कि प्लीज एक्सप्लेन दैट व्हाई वी शुड नॉट रिजेक्ट, देयर आर दिस मैनी प्रॉब्लम्स इन योर एप्लीकेशन, ये मसले हैं और हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन करें कि हम क्यों ना रिजेक्ट करें, या हम पुरानी परमिशन को विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि जो कंपेलिंग नीड थी वो खत्म हो गई है, आप आए और इस डेट को आप हमें एक्सप्लेन करेंगे व्हाई वी शुडंट विड्रॉ दिस। तो लॉ के अंदर ये चीज आपको जगह जगह मिलेगी। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, हमने कहा सर अच्छा, अगर सर अप्रूव हो जाता, अगर तो सर अप्रूव हो जाता है, कमिश्नर अप्रूव कर लेता है, तो सर नया स्पेशल टैक्स ईयर जो है या नया टैक्स ईयर जो है, जो न्यू टैक्स ईयर है, चेंज टैक्स ईयर है, वो कब से इफेक्टिव होगा? हमने कहा सर जो नोटिस में डेट स्पेसिफाई होगी उस डेट से वो इफेक्टिव हो जाएगा। मिसाल लेता हूं मैं, कमिश्नर को अप्लाई ने जैसे ही 1 जुलाई, जैसे ही नया टैक्स ईयर शुरू हुआ, हमने इधर कहीं कमिश्नर को अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन टू कमिश्नर दे दी हमने। अब जाहिर सी बात है हुकूमत का इदारा है, ऐसा तो नहीं होगा तुमने आज एप्लीकेशन दी और कल जवाब आ जाए। हमने कहा सर इधर कहीं हमने 5 जुलाई को एप्लीकेशन दी और जवाब आते आते 5 अक्टूबर हो गई, 5 अक्टूबर हो गई। नोटिस ऑफ रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, और वो रिस्पॉन्स क्या था? वो अप्रूवल था, या यूं कर लो, अप्रूवल कर लो इसको ना, अप्रूवल कर लो, नोटिस ऑफ रिस्पॉन्स को काट दो, इसको कर लो अप्रूवल फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर, अप्रूवल फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर आ गया अप्रूवल। हमने कहा अप्रूवल आया तो 5 अक्टूबर को है, लेकिन जैसे ही हमने उस नोटिस को खोला उसमें लिखा हुआ था कि आपका न्यू स्पेशल टैक्स ईयर विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो अब हमारा नया टैक्स ईयर कब से इफेक्टिव हुआ? 1 अक्टूबर। न्यू टैक्स ईयर effective from the date mentioned in the notice.
ठीक हो गई बात जी। सर ये जो कमिश्नर अगर अपनी परमिशन विड्रॉ करेगा तो उस क्या बोलते हैं परमिशन के इफेक्टिव होने से पहले करेगा या उसके बाद भी कर सकता है? समझा नहीं मैं क्या। मतलब जैसे सर अगर उसने परमिशन दे दी कि आप अपने नॉर्मल टैक्स से स्पेशल टैक्स में चेंज कर, तो चेंज करने के बाद वो अपनी परमिशन विड्रॉ करेगा? जाहिर सी बात है ना, परमिशन देगा फिर ही उसको विड्रॉवल कहलाएगा ना, वरना तो हम कहेंगे रिजेक्ट ही कर दिया। परमिशन दे दी, 2-3 साल कहानी चलती रही, स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो होता रहा, अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगा, बट दैट रीज़न डज नॉट रिमेन वैलिड एनी मोर। जब वो रीज़न वैलिड नहीं रहा तो कमिश्नर ने बोला अब स्पेशल टैक्स ईयर नहीं, अब तुम वापस से नॉर्मल टैक्स ईयर पर आ जाओ, तो उसने अपनी परमिशन को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है। अच्छा सर, क्या टैक्स पेयर के पास, ये रब कर दूं, ये रब कर दूं बेटा, ये एक पिक्चर तस्वीर ले लो भाई, तस्वीर ले लो। ये जितनी पिक्चर तुम लोग लेते हो ना, ये कहीं आर्काइव में चली जाती हैं और उसके बाद कहीं कभी नहीं मिलती पेपर तक, ये बता दूं मैं तुमको, घर जाके कॉपी कर लोगे। चल अच्छा, अगर तो टैक्स पेयर अग्रीव्ड है, अग्रीव्ड टैक्स पेयर, अग्रीव्ड किसको बोलते हैं, अग्रीव्ड टैक्स पेयर यानी कि जो कमिश्नर के डिसीजन से नाखुश है, ऐसा ही हुआ ना। नाखुश कब होगा, जब ये तो रिजेक्ट हो गया होगा या परमिशन विड्रॉ हो गई होगी, ऐसा ही है ना। वो अग्रीव्ड टैक्स पेयर, क्या उसके पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन है? क्या सर इंसाफ का दरवाजा वो खटखटा सकता है? हमने कहा देखो, टैक्स की दुनिया में जहां भी टैक्स पेयर अग्रीव्ड हो, वो इंसाफ का दरवाजा खटखटा सकता है, और इंसाफ के दरवाजे का एक पूरा चैनल है। जो थ्योरी का टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा नफरत होती है बच्चों को याद करने और पढ़ने से, थ्योरी का टॉपिक है अपील्स का। ठीक है, वो आएगा, वो पढ़ना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा। खैर, लेकिन मैं उसकी एक मुख्तसर सी बात बता दूं कि टैक्स की दुनिया में भी ये जुडिशल यूँ समझ लो फोरम मौजूद है, जहां अग्रीव टैक्स पेयर अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा सकता है। उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है? सर हमने कहा कि ये टैक्स पेयर है, और कमिश्नर के साथ उसका फड्डा हो गया, किसी बात पे फड्डा हो गया था मुराद, कमिश्नर ने कुछ रिटर्न के अंदर मसले मसाइल निकाल दिए, भाई ये तुम्हारी इनकम ज़्यादा है, तुमने कम शो की है, ये मसला है, वो मसला है, ये मसला है, वो मसला है, इतना तुम टैक्स दे दो। अच्छा, अब कमिश्नर लोग अब हमारे पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम इल्ला माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अजीब है और गंदा है, तो कमिश्नर लोग जानबूझ के उल्टी सीधी चीज़ें निकालते हैं और वो बोलेंगे आपका टैक्स 25 लाख और बन रहा है, पे कर दो। उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन वो 25 लाख बनता नहीं होगा। वो रिश्वत मांगने के लिए जो मसला नहीं भी है वो मसला क्रिएट कर देगा। फिर मुझसे बोलेंगे भाई ये तो आपने क्या कर दिया है, बोलते हैं भाई कुछ ले दे के सेटल करो, ले दे के सेटल करो। और वो 25 लाख की डिमांड रेस करेगा, वो बोलेगा ठीक है 2 लाख रुपए आप मुझे दो, मैं 25,000 का टैक्स बना दूंगा, वो आप पे करना, 2 लाख रुपए मुझे दो, केस क्लोज। यानी गवर्नमेंट को 25,000 जा रहे हैं और भाई साहब को कितने जा रहे हैं, रिश्वत 2 लाख की जा रही है। ऐसा कुछ रेशो चलता होता है। तो हमने कहा कि अब ये कमिश्नर लोग तंग करते हैं, रिश्वत और ये बहुत चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो सर अब अगर टैक्स पेयर, अब वो कमिश्नर नहीं मान रहा, वो ज़्यादा रिश्वत ही मांग रहा है और वो रिश्वत भी बेचारे के काबू में नहीं आ रही, तो फिर क्या उसके पास सर कोई जुडिशियल फोरम है जहां वो जा सके, इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा सके? हमने कहा जी है सर। वो जो जुडिशियल फोरम है वो क्या है? हमने कहा भाई सबसे पहला स्टेप होता है
कि आप जाओ और अपील फाइल करो। किसके पास चले जाओ? कमिश्नर अपील के पास। किसके पास? कमिश्नर अपील के पास। हमने कहा कमिश्नर अपील भी हरामखोर है, वो भी रिश्वत मांग रहा है, उसने भी उल्टा सीधा डिसीजन दे दिया है। हमने कहा उसके बाद आप चले जाओ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। हमने कहा सर एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी फैसला इसके हक में आ गया। देखो पार्टियां कौन सी दो हैं, टैक्स पेयर और कमिश्नर इनकम टैक्स, इन दो का फड्डा चल रहा है। अब ये फैसला या इसके हक में देगा या इसके हक में देगा। इसने फैसला इसके हक में दिया, हमने कहा ये अगले स्टेप पे चला गया। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला टैक्स पेयर के हक में दे दिया। हमने कहा लेकिन फिर सर ये नाराज हो गया, उसने बोला ये कैसे। अच्छा फिर कौन कौन से फोरम होते हैं? ADRC का एक और फोरम होता है, ADRC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होती है, वो बीच बचाव कराने के लिए आती है, ज़रा मुख मुकाव कराने के लिए, भाई आप थोड़ा सा मान जाओ, कुछ आप देख लो, ज़रा मुनासिब कर लो। हमने कहा लेकिन सर मुनासिब हो नहीं पा रहा, दोनों पार्टियां जो है ना हाई कोर्ट और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर जहां पर मैटर क्वेश्चन ऑफ लॉ का होता है वहां जाती है बात सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक बात आम तौर पर टैक्स के केसेस की नहीं जाती होती, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाएगा तो फिर वो जा सकती है। तो इसका मतलब कि सर ये एक पूरा मैकेनिज्म है जो जुडिशियल मैकेनिज्म है अंडर इनकम टैक्स लॉ जो फॉलो होता है। ये पूरा इसका एक हैंड आउट है और आपको ये पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ये आसान होता है, इसमें समझाने को ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कब फाइल होगा, कितने दिन के लिए फाइल होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, स्टे मिल सकता है, कितने दिन का स्टे मिल सकता है। जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं ना इनकम टैक्स के, वो बेइंतहा आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसीलिए वो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने आसान होते हैं, उसमें समझाने का कुछ होता नहीं है, याद करने का होता है, और याद उनसे होता नहीं है। इसीलिए हर बच्चे को आप रोता देखोगे कि सर थ्योरी में वीक है, हम थ्योरी वीक रह गई हमारी, क्या करें। बादाम खाओ और पक्का करो भाई। अब अपील के साथ कौन से डॉक्यूमेंट फाइल होंगे, ये 6 डॉक्यूमेंट है। अब ये मैं इसमें समझाऊं क्या, ये तो याद ही करोगे ना 6 डॉक्यूमेंट, क्या करूं मैं इसके अंदर। अपील कितने दिन में फाइल होगी, अब वो दिन तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना भाई। कितने दिन का स्टे मिल सकता है वो भी याद करना पड़ेगा। उसमें मैं समझाऊं क्या, जितना समझा सकता हूं। उस पूरे हैंडआउट का 1.5 घंटे का 1 घंटे का लेक्चर है, वो आपने 1 घंटे का लेक्चर देख लिया, आपको सब चीज़ें समझ आ गई। उस वक्त मेरा काम खत्म और आपका शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? याद करना है। अब याद करोगे, अब इस चैप्टर में से एग्जामिनर 3-4 मार्क्स का सवाल दे देते हैं। ये रिटर्न असेसमेंट अपील की थ्योरी में से टोटल 10-12 मार्क्स की थ्योरी आती है। अब बच्चे जो सुस्त होते हैं वो इन 10-12 मार्क्स में हमेशा लैक करते हैं। अच्छा बच्चा होता है उसके लिए ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं, वो रट्टा लगाता है, काम हो जाता है उसको, फ्री के मार्क्स। खैर ये बात की बात है। तो सर क्या इस केस में भी अगर ये टैक्स पेयर अग्रीव्ड है तो क्या इस केस में भी ये वाला प्रोसीजर अपनाएगा? हमने कहा नो, ऐसा कोई सीन पार्ट नहीं है। तो सर फिर क्या करेगा? हमने कहा अग्रीव्ड टैक्स पेयर फाइल करेगा रिव्यू एप्लीकेशन टू बोर्ड। अभी मैं इस पर बात करता हूं, किसको रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेगा? टू बोर्ड। और जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो होगा फाइनल। इसका मतलब कैसा, अगर बोर्ड का डिसीजन, इसका मतलब अगर टैक्स पेयर अग्रीव्ड है तो वो बोर्ड को रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। बोर्ड मतलब क्या? FBI। रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और अब जो बोर्ड का डिसीजन आ गया वो फाइनल होगा, उसे कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। इसके लिए ये पूरा फोरम अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये इतना पैटी मैटर है, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है कि इसके अंदर हम इतने बड़े बड़े बाबों को जहमत देना नहीं चाहते। बोलते हैं भाई FBI ने बोल दिया, ये डिसीजन फाइनल हो। अच्छा सर अब ये एक और मसला, पहले हमने अप्लाई भी किसको किया था? कमिश्नर को। ये भी किसका बंदा था? ये भी तो FBI का बंदा था। तो अभी भी आप बोल रहे हैं कि रिव्यू एप्लीकेशन भी किसको करनी है? हमने
बोर्ड को करनी है, बोर्ड से मुराद एफबीआर को करनी है। तो सर ये अजीब सी बात हो गई। मैंने कहा देखो यहाँ पर सीन ये है कि अब जो ये रिव्यू एप्लीकेशन आप फाइल करोगे ना बोर्ड को, ये रिव्यू एप्लीकेशन जो बोर्ड लिखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ ये वरना लिखा हुआ था कमिश्नर, तो ये जो बोर्ड लिखा हुआ है ना, ये रिव्यू एप्लीकेशन जाएगी चेयरमैन एफबीआर को जाएगी। ये इसी कमिश्नर को वापस नहीं चली जाएगी रिव्यू होने के लिए, ये किसको जाएगी? इसके बॉस को जाएगी। हर कंपनी के अंदर एक हायरार्की होती है ना, सबसे टॉप लेवल के ऊपर सीईओ होता है ना, उसके बाद उसके नीचे वाले चेले चपाटे होते हैं ना। सीईओ के नीचे कुछ डायरेक्टर लोग होंगे, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर सप्लाई चेन, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर एचआर, फिर हर डिवीजन में उसके नीचे पूरी हायरार्की चल रही होगी, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव वगैरह वगैरह। इसी तरह सबसे टॉप के ऊपर कौन बैठा होता है एफबीआर के अंदर? चेयरमैन एफबीआर। ठीक होगी बात। और उसके नीचे फिर कमिश्नर। अच्छा, कमिश्नर भी जोन्स बने हुए, पूरे कराची को जोन्स में तोड़ा हुआ है। एक ऐसा नहीं कि एक कमिश्नर पूरे कराची के टैक्स के केसेस देख रहा है, नहीं, फिर वो जोन्स बने हुए। ठीक है, कंपनी के लिए अलग जोन बना हुआ है, कॉर्पोरेट जोन, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट बना हुआ है, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट बना हुआ है। बाकी जैसे कि मिसाल मैं एक छोटी सी बताऊं, वैसे क्या रब करूं, ये कॉपी कर लिया? नहीं, वैसे बता दूं। चलो, ये चेयरमैन एफबीआर है, ठीक है ना। अब चेयरमैन एफबीआर है, अब उसके नीचे सारे यूनिट्स जोन्स आ रहे होंगे, उसमें एलटीयू भी आ रहा होगा, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, जिसमें सारे कंपनीज होंगी। फिर आरटीओज भी आते हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस। अच्छा, रीजनल टैक्स ऑफिस के नीचे जोन्स होती हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब इस जोन 1 के अंडर बहुत सारे कमिश्नर होते हैं, जोन 2 के अंडर बहुत सारे कमिश्नर होंगे जो जोन 2 देख रहे होंगे, जोन 3 के अंदर बहुत सारे कमिश्नर होंगे। समझ आ रही है बात? फिर जोन 1 का जो कमिश्नर होगा वो जोन 1 के जितने भी मिसाल के तौर पर एसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सारे वो देख रहा होगा, या और भी इंडस्ट्रीज देख रहा होगा। यानी कि ये इनका अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म है। ये पूरी हिरार्की चल रही है। जिस तरह कंपनी के अंदर हिरार्की होती है, इसी तरह से एफबीआर के अंदर भी इस तरह की हिरार्की होती है। तो ये सारे फिर इसके नीचे जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर के नीचे जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो सारे अपने बॉसेस को रिपोर्ट करते हैं। और सबका जो बॉस है वो कौन है? फिर चेयरमैन एफबीआर। कमिश्नर्स का भी जो बॉस है वो कौन है? चेयरमैन एफबीआर। जी बेटा। सर, तो ये नैब और एफबीआर में क्या फर्क है? नैब तो बेटा अल्लाह भला करे, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, एफआईए, जो केसेस होते हैं वो नैब को रेफर होते हैं। जो सियासतदानों के करप्शन के बड़े बड़े केसेस होते हैं, वो तो सिर्फ ये टैक्स के केसेस नहीं देखते, वो तो करप्शन के भी केसेस देखते हैं ना पूरे। समझ रहे हो? ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम के टैक्स से रिलेटेड देखता है ना केस। ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि सर इसका मतलब कि रिव्यू एप्लीकेशन किसको जाएगी? बोर्ड को जाएगी, चेयरमैन एफबीआर को जाएगी, और उसका डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। तो आओ अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ, उसको रीड कर लेता हूँ। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चेंज इन टैक्स ईयर को मैं रीड कर रहा हूँ बेटा, आपके सामने हो जी। रिव्यू एप्लीकेशन ये क्या किस लिए? सर अगर एक स्टूडेंट फेल हो गया तो वो आईकैप को रिव्यू एप्लीकेशन दे सकता है पेपर रीचेकिंग की। तो फिर ओरिजिनल चेकिंग ही क्यों होती है, ये पूछ रहे तुम? समझ भी नहीं आ रहा बेटा मुझे। ये कमिश्नर है ना, ये किसको अप्लाई किया हमने? कमिश्नर को अप्लाई किया। कमिश्नर ये सारा केस देखेगा और कमिश्नर डिसाइड कर लेगा। कोई मसला होगा तो किसके पास जाओगे? भाई ये ऐसा ही है कि आपने केएनएस में एडमिशन लिया, आप कोर्स पढ़ रहे हो टीचर से, टीचर आपको कोर्स पढ़ा रहा है। सर कोई ऐसा मैटर हो गया, कोई ऐसा मसला हो गया, अब एडमिन की कोई शिकायत हो गई, या आप किसी टीचर से डिससेटिस्फाइड हो, आपको कोई शिकायत करनी है, तो फिर हम बोलेंगे हाँ यार आप सर साजिद से टाइम लेके सर साजिद के पास चले जाओ, सर साजिद को अपनी शिकायत बताओ, ये बोलेंगे ना हम। या हम बोलेंगे यार बाकी सबको तो छोड़ो, आपने तो बात सिर्फ किससे करनी है? सर साजिद से करनी है। सारे बच्चे हर काम सर साजिद के पास जाएंगे, उनसे कराएंगे। ऐसा होता है? नहीं होता ना ऐसा? यहाँ पे भी ऐसे ही है ना।
जब कोई मसला आ जाएगा, जब कोई अल्टीमेट प्रॉब्लम, कमिश्नर लिखा हुआ है। ये वाली चीज तो अप्लाई नहीं होगी ना। ये तो मैंने आपको सिंपल बताई है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस टैक्स के अंदर होता है जो इस केस में अप्लाई नहीं होगा। फिर ये किस केस में होगा? इसके अलावा वाले केसेस में होगा। अभी तो तुमने टैक्स पढ़ना शुरू नहीं किया ना बेटा, अभी तो टैक्स की दुनिया बहुत बड़ी है मेरी जान। अभी तो इतना कुछ पढ़ना है कि सोचे तुम्हारी। तो हर चीज में, हर जगह पर कमिश्नर के पास पावर है, वो उसमें कीड़े निकाल सकता है। मतलब ये आपने चीज ठीक नहीं करी है, ये आपने इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया, छुपाई है, टैक्स चोरी करी है आपने। अब आपका और कमिश्नर का फड्डा हो गया, तो अब क्या करोगे? लेकिन ये ऐसा मैटर है कि इसमें अगर आप नाराज हो कमिश्नर से, इसमें अगर आप अग्रीव्ड हो, तो इसमें आप कमिश्नर के पास नहीं जा सकते। ठीक होगी बात? सिंपल। पढ़ लेते हैं हम। चेंज इन टैक्स ईयर। इन एडिशन टू अबव, अ टैक्स पेयर मे गेट परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल इनकम ईयर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस लेट डाउन इन सेक्शन 74। दैट इज, अब वो कंडीशंस क्या हैं देख लेते हैं। अ पर्सन में अप्लाई टू द कमिश्नर, पेज नंबर 3 के बिल्कुल टॉप पर। अ पर्सन में अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर from normal tax year to special tax year or from special tax year to normal tax year, and the same can be granted subject to any conditions that may be imposed by the commissioner। ये मैं लिखना भूल गया। अप्रूव और अप्रूव हो सकता है subject to any conditions। कमिश्नर चाहे तो कुछ कंडीशंस लगाकर अप्रूव कर सकता है। अच्छा, ये क्या मतलब सर कंडीशंस लगाकर? मिसाल के तौर पर कमिश्नर ये कह सकता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन तो मंजूर कर ली है, लेकिन हर साल जब भी तुम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, ये डॉक्यूमेंट ए, डॉक्यूमेंट बी, डॉक्यूमेंट सी एडिशनली तुम फाइल करोगे और हर साल फाइल करोगे। कोई भी कंडीशन लगा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करने की कंडीशन लगा सकता है। बात समझ आ रही? अच्छा, can be granted subject to any conditions that may be imposed by commissioner। Commissioner shall grant permission subject to conditions if any as the commissioner may impose। हमने कहा कमिश्नर परमिशन दे सकता है, कंडीशन भी लगा सकता है जैसी उसकी मर्जी हो। Only, सिर्फ और सिर्फ कब? If the person has shown a compelling need for the change। A change of tax year from normal to special or vice versa granted by commissioner is subject to withdrawal। वो जब चाहे उसको क्या भी कर सकता है? withdraw भी कर सकता है। If in his opinion it is no longer feasible, क्योंकि उसको पता है कि जिस बेसिस पर, जिस ग्राउंड्स पर मैंने अप्रूवल दी थी, अब वो ग्राउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, अब वो रीजन एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो उसने अप्रूवल दी होगी उसको विड्रॉ कर लेगा। क्या ख्याल है? If in his opinion it is no longer feasible, but not unless the person has provided an opportunity of being heard। An order of the commissioner for change of tax year shall take effect from such date, being the first day of a special tax year। हमने कहा वो जो order of commissioner होगा, हाँ, ये जो हमने ये वाला पॉइंट लिखा था, ये वाला इन द ऑर्डर, ठीक है। हमने कहा ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर होगा, जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर में डेट लिखी होगी कि नया टैक्स ईयर कब से इफेक्टिव है। एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, being the first day of a special tax year or the normal tax year, as the case may be, is specified in the order। जो ऑर्डर में स्पेसिफाइड होगा वही फर्स्ट डे होगा। A person dissatisfied with the order, जो पर्सन भी डिससेटिस्फाइड हो ऑर्डर से, may file the review application with the board against the decision of the commissioner at the time of granting permission for a special tax year or withdrawal of the same। या जब उसकी परमिशन विड्रॉ हुई, जब उसकी परमिशन रिफ्यूज हुई या पहले से दी हुई परमिशन विड्रॉ हुई, तो वो क्या भी कर सकता है? रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और विड्रॉवल ऑफ द सेम एंड द डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल।
तो इसके अंदर कोई डाउट है किसी को, कोई परेशानी? ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हर 2 अटेम्प्ट के बाद ये सवाल आता है। पिछली से पिछली अटेम्प्ट में आया है, पिछली अटेम्प्ट में नहीं आया, तो या आपकी अटेम्प्ट में आ जाएगा या आपकी बाद वाली अटेम्प्ट में आ जाएगा। 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, जितने मार्क्स का एग्जामिनर चाहे ये आ जाएगा। और एग्जामिनर ऐसे मार्क्स इसलिए दिया करता है ताकि आप लोग पास हो जाएं, वो चाहता है कि आप पास हो जाएं, ठीक है। इसलिए आसान मार्क्स, पेपर में हमेशा आसान मार्क्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि उन आसान मार्क्स को लेने वाला कोई हो। अब कोई बच्चा बोले सर मैंने तो थ्योरी को टच ही नहीं किया, याद ही नहीं किया, ठीक है भाई फिर। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। एग्जाम्पल ये ज़रा मुझे बताइए जिससे मैं पूछूंगा। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल है, इसको खुद ही पढ़ लेना। ये डब्बे पे आ जाओ। डिटरमिन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड्स मेंशन्ड। अच्छा, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की एग्जाम्पल आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, हमने वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख ली। डब्बे पे आ रहा हूँ मैं। डिटरमिन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड्स मेंशन्ड। इनका टैक्स ईयर बताना है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यहाँ से स्टार्ट, आपसे स्टार्ट होगा और एक एक करके सब मुझे बताते जाओगे। यहाँ से ए वाला बताओ बेटा, इसका टैक्स ईयर क्या है? और कोई नहीं बताया, सब खामोश बैठेंगे। जी बेटा 2019। इसका टैक्स ईयर 2019। गुड। अगला वाला बताओ। गुड। नेक्स्ट, उसके बाद भी सी वाला भी 19 है। सोच ले भाई, 2 हो गए 19 वाले। जी सर, 2 के बाद तो कुछ चेंज होना बनता है, नहीं 19 ही है। चलो गुड। अगला आप बताओ बेटा। डी भी 19 है। सोच ले भाई, ठीक है 19 है। और आखिरी वाला 19 ही है। चलो सही है। अच्छा, अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस तरह से आई कैप इसको टेस्ट करता है। ये सिर्फ 2 हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि और नहीं है। ये 2 सिर्फ सैंपल बेसिस पर लिखे हैं, बाकी 2-3 जो आए हैं वो इसी तरह के आए हैं, तो डालने की जरूरत नहीं है। वो पास पेपर के अंदर आपको नजर आ जाएंगे, जब हम कवर करेंगे तो नजर आ जाएंगे। वन ऑफ योर क्लाइंट्स इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, wants to change its accounting year from June 30 to December 31 as the income year of its parent company ends on December 31. Advise the client about the requirements of income tax ordinance regarding change in tax year from normal to special. अच्छा, अभी देखो ये सीन क्या है। यही वो मसला होता है या यही वो कंपेलिंग नीड होती है। यार अब कर दूं सारा कुछ। यही वो कंपेलिंग नीड होती है 99.99% केसेस में, जिसकी वजह से चेंज इन टैक्स ईयर अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा देखो अब होता क्या है। अब आपको क्या ये कॉन्सेप्ट है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट है किसी को? है? ऐसा कुछ पढ़ा है? पीआरसी वीआरसी में पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? जनरल नॉलेज है। अच्छा, तो होता ऐसा है हाँ, जैसे देखो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं बड़ा एहतियात से उन कॉन्सेप्ट्स को बताता हूँ, क्योंकि एडवांस लेवल की चीज़ें भी होती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फजूल का परेशान हो जाते हैं। हालांकि अगर ऐसी चीज़ है कि अगर मैं ना भी बताऊँ तो चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज जिधर मैं दे सकूँ वो दूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आसान करके समझा दूँ, जितना समझ आ जाए। एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, बड़ी कंपनी, अब्बू कंपनी है, यूं समझ लो। अच्छा, फिर एक है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मतलब बेटा कंपनी समझ लो, ये फादर कंपनी समझ लो, और ये सन कंपनी, इसका बेटा है, यूं समझ लो। अच्छा, इसका क्या मतलब हो सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनी है, इसके जो शेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर इसके 100 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं, और उन 100 में से 60% शेयर्स किसके पास हैं? फादर कंपनी के पास है। 60% शेयर होल्डिंग किसकी है? फादर कंपनी की है। अच्छा, कंपनी के जितने भी मैटर्स चलते हैं वो डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, और डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। और शेयर होल्डर में मेजर शेयर होल्डर कौन है? होल्डिंग कंपनी यानी फादर कंपनी। इसका मतलब कि सर चलेगी किसकी? अब्बू कंपनी की चलेगी। जो डिसीजन अब्बू कंपनी चाहेगी वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट
होगा। यानी इस कंपनी की डिसीजन मेकिंग इसके पास है। होल्डिंग कंपनी। तो लॉ ये कहता है कि जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा तो ये दोनों कंपनीज कहलाएंगी एसोसिएट कंपनीज। क्या कहलाएंगी? एसोसिएटेड कंपनीज। ठीक है, एसोसिएट, ये दोनों एक दूसरे की एसोसिएट्स हैं। अच्छा, एसोसिएट्स तो और भी होते हैं, लेकिन सर ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं और ये रिलेशनशिप है सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप है। सब्सिडरी बन गई है दूसरी वाली, 50% या उससे ज़्यादा होल्डिंग पे क्या बन जाती है? सब्सिडरी बन जाती है। उस केस में लॉ ये कहता है कि अब ये दो कंपनियां नहीं है, लॉ कहता है कि सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये एक ही है। ऐसे ही होता है ना, बोलते हैं यार ये एक ही यूनिट है भाई, अब्बा बेटा ये सब एक ही घर में एक ही है, ये इसमें भी जो कुछ हो रहा है वो इसी की मर्जी से हो रहा है। तो लॉ ये कहता है कि आप वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाओगे जो कि कंबाइंड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा। क्या होगा? कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप FR2 में पढ़ोगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FR2 में पढ़ोगे आप। ठीक है, इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, वो आप FR2 में पढ़ोगे। अच्छा, इसका मतलब कि सर इसकी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, इसकी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, इसकी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2। अब लॉ ने क्या बोला है? दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है। अच्छा, कंबाइन करना है। अब इसका ईयर एंड हो मिसाल के तौर पर जून, 1 जुलाई से 30 जून, और इसका ईयर एंड हो 1 जैन से 31 दिसंबर, तो क्या ख्याल है, ये लाइक टू लाइक मर्जर होगा? नहीं सर, ये लाइक टू लाइक मर्जर ऑफ नंबर्स तो नहीं होगा। हमने कहा सर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 1 जुलाई से 30 जून हो, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 1 जुलाई से 30 जून हो, तब हम दोनों की क्या कर देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लब कर देंगे, तब उनको हम प्लस कर देंगे। इतना आसान होता नहीं जितना मैंने बताया है, ऐसे प्लस नहीं किया जाता, उसमें बहुत सारी जो है आप समझ रहे हो ना, मसले मसाइल पेचीदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से सम अप नहीं होता। अभी आपके लिए यूँ समझ लो बस सम अप हो गया, P&L सम अप, रेवेन्यू सम अप, कॉस्ट सम अप, सब कुछ सम अप हो गया। ठीक है, एसेट प्लस 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 कर दिया सब कुछ। ये सबसे आसान इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद उसमें क्या तिगड़म होंगी वो आप FR2 में देख लोगे। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ CA इंटर एंड CA फाइनल एज वेल। ठीक है, CA फाइनल में भी 20-25 मार्क्स का कंसोलिडेशन का सवाल आता है, कंसोलिडेट करने के लिए विद ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये तो आसान नहीं होता, लेकिन मैंने आपको आसानी से समझा दिया। लेकिन सर अब ये जो दोनों सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एड अप हो रहे हैं, इनमें ईयर सेम होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर होल्डिंग कंपनी का ईयर है नॉर्मल टैक्स ईयर, सब्सिडरी कंपनी का ईयर चल रहा है स्पेशल टैक्स ईयर। तो क्या सब्सिडरी कंपनी अप्लाई कर सकती है कि भैया मेरा भी स्पेशल से क्या कर दो, नॉर्मल कर दो, या होल्डिंग कंपनी अप्लाई कर सकती है कि मेरा नॉर्मल से क्या कर दो, स्पेशल कर दो, ताकि हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आसानी से क्या कर सकें, कंसोलिडेट कर सकें। तो 99.9% केसेस में यही वो सिचुएशन होती है जब टैक्स ईयर चेंज करने की नौबत आती है, वरना नहीं आती। क्या ये बातें समझ आ गई हैं? ये दोनों थ्योरी के क्वेश्चन हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अगली क्लास में इसको हम मजीद रीड करेंगे और इसके ऊपर 1-2 बातें मैं और करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। अगली क्लास होगी हमारी कब? फ्राइडे को नहीं रखी मैंने, सैटरडे। रमज़ान में हल्का हाथ, मंडे वेडनेसडे सैटरडे, क्योंकि रमज़ान के बाद तो आप लोगों को टैक्स से मोहब्बत हो ही जाएगी। सर मैंने सुना चाय पिलाते हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक बैच में पिलाई थी जिसमें तुम्हारा कोई लिंक लगता है मुझे। ये मैंने सिर्फ एक बैच में पिलाई थी, उसमें ना बच्चे फ्री हो गए। मैंने सोचा कि कैंटीन वाला कितने बच्चों को चाय दे देगा, मैंने बोला जाओ पी लो। अब बच्चों ने क्या किया, उसके पास चाय की लिमिटेड कैपेसिटी थी, जिसको चाय मिली नहीं मिली, सर ने बोला जिसको चाय नहीं मिली वो जूस पी ले। तो फ्रिज में से जूस, कोल्ड ड्रिंक सब खत्म हो गई। अरे सर आपने बोला था, मैंने बोला भाई मैंने सिर्फ चाय बोला था, ये जूस कोल्ड ड्रिंक क्या हो गया। सारे शैतानी बच्चे। चलो, थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।